साथियों नमस्कार जोहार। साथीगण, आप देख रहे होंगे कि जेएसएससी ने खोटा का नया सिलेबस जारी कर दिया है, जिसका प्रमाण आपको नगर पालिका की जो वैकेंसी आई है, जेएसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें आप खोटा के नए सिलेबस का प्रमाण भी देख सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में अन्यथा इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा कि ये सिलेबस किस परिस्थिति में लाई गई। आप ये भी सुन रहे होंगे कि टीचरों ने अपने किताबों को बेचने के लिए ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया, इससे कोचिंग वालों को कोर्स बेचने में मदद मिलेगी। तो इस तरह के अन्यथा मुद्दे पर मैं बात नहीं करूँगा, चूँकि आप झारखंड की दशा स्थिति से भली भांति परिचित है और यहाँ की जो सरकार की रवैया है उससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हैं। आप यहाँ की दशा स्थिति बिल्कुल जान रहे हैं, समझ रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ क्या गुजर रहा है वो सब कोई जान रहे हैं। लेकिन हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के नाते अब अगर नया सिलेबस डिज़ाइन कर ही दिया गया है तो हम इस सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले के सिलेबस से डिफरेंस बनाता है और किस तरह से इस सिलेबस को हम पढ़ेंगे जो खोटा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कितना कुछ अलग है इस सिलेबस में, कितना बड़ा है या तो पहले की तुलना में छोटा है या फिर कैसा है। इस सिलेबस के नेचर को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी रणनीति में एक बेहतर तैयारी की रणनीति में आप एक बेहतर समझ बना सके और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को चरम पर ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें तो जो खंड का है, आप ध्यान से देखेंगे व्याकरण का पोर्शन दिया गया है। हालांकि व्याकरण पहले भी था, लेकिन इसमें क्या किया है कि व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो व्याकरण के टॉपिक को पढ़ें तो आप देखेंगे लगभग व्याकरण का जितना भी पोर्शन है खोटा में, लगभग पूरे व्याकरण का पोर्शन है। तो आप खोटा व्याकरण को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का अगर एग्ज़ाम होगा तो यकीन मानिए खोटा व्याकरण से लगभग मेरे ख्याल से 30 से 35 प्रश्न अवश्य रूप से व्याकरण से ही पूछा जाएगा। तो इस पोर्शन पर आपका कमांड होना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो आप व्याकरण पोर्शन को पहले से भी पढ़े होंगे, जो जेएसएससी का पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग भी आपने व्याकरण को अच्छे से पढ़ा होगा। आप कहाँ से पढ़ें? तो काफ़ी सरल है व्याकरण, आपको बस व्याकरण का थोड़ा समझ होगा। हिंदी का अगर व्याकरण आप समझते हैं तो बहुत सारा हेल्प यहाँ पे आपको खोटा में भी मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें अलग है खोटा में, उसको बस आपको तैयार करना है। आपने पहले से भी आप व्याकरण पढ़ा है। थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं और खोटा व्याकरण के कई सारे बुक हैं, लेकिन आप एक खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण जो ए.के. झा द्वारा जो लिखा गया है उस बुक को आप पढ़ें। उससे आपको खोटा व्याकरण में कोई परेशानी नहीं होगी और लगभग सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे और वहाँ से आप कर लेंगे। आपको बेवजह की उलझन में नहीं फंसना है। बेवजह के उलझन से आपका हो सकता है जो क्वेश्चन सही होने को है व्याकरण में वो भी गलत हो जाए। तो बेवजह के उलझन में फंसने से ज़्यादा बेहतर है आप जो व्याकरण की सामान्य चीज़ें हैं उसमें आप बेहतर पकड़ बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब खंड खा जो पद साहित्य है, आमतौर पर इस पद साहित्य को लोग कठिन मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें पद साहित्य में खोटा भाषा के लोकगीत, इसका लोकगीत का परिभाषा, परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण और यहाँ पर 10 विविध गीतों का अध्ययन, यहाँ पर 10 विविध लोकगीतों का सूची दे दिया गया है, वो आपको पढ़ना है। तो खोटा लोकगीत क्या है? कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप अगर जो खोटा भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, जहाँ आपके क्षेत्र में अगर खोटा बोली जाती होगी, तो ये सब लोकगीत आप व्यवहार में बिल्कुल गांव की महिलाओं के द्वारा या तो किसी शादी विवाह समारोह, जन्म संस्कार या तो ऐसे कई अवसर पर्व त्यौहार में मिलते होंगे,
जिस समय आप इन गीतों का धुन सुनते होंगे और काफ़ी दिलचस्पी के साथ आप इस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में अगर खोटा बोली जाती है तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप ये सब गीतों को बिल्कुल सुन चुके होंगे और इसके लिए बुक रेफरेंस भी दिया गया है। आपको एक बुक खरीद कर इसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और दूसरी बात तो ये है कि अगर आप इस टॉपिक का तैयारी अगर जेपीएससी के छात्र अगर करेंगे तो उनको ये टॉपिक वहाँ भी लाभ देगा, क्योंकि आप जेपीएससी मेंस में खोटा पेपर अगर लेते हैं तो वहाँ भी मेंस के खोटा पेपर में भी इन टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और आपको वहाँ भी काम आने वाला है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप जिस समय इन टॉपिक का अध्ययन कर रहे होंगे तो कुछ गीतों को लोकगीतों को अपने माइंड में ज़रूर रखें, और वो याद करने जैसा नहीं, आप इंटरेस्ट के साथ उसको गाने जैसा याद कर ही लीजिए। ऐसा नहीं कि उसको रट रहे हैं, आप उसको इंटरेस्ट के तौर पर कुछ गीतों को गुनगुना लीजिए और ऑटोमेटिकली आपको वो गीत याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जब जेएसएससी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप जेपीएससी का जब पेपर देंगे तो वहाँ पर जब खोटा लोकगीतों का उदाहरण के तौर पर आप कुछ गीतों को लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी प्रभावी होगा। जिस प्रकार से पिछले जेपीएससी में बेटी विदाई, तो इस बार जैसा कि जेपीएससी ने विदाई गीत पूछा था, जिसमें जो बेटी विदाई के समय जो लोकगीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उन गीतों के बारे में पूछा गया था। तो ऐसी जगह पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर उन लोकगीतों का कुछ लाइन को लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी प्रभावी होगा। तो इसलिए आप लोकगीतों के कुछ पंक्तियों को आप गुनगुना लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब कई लोग हैं कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के अंतर को भी नहीं समझ पाते हैं। तो पहले बेसिक अपना कंप्लीट कीजिए कि खोटा के बेसिक्स क्या हैं। तो आप लोकगीत, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य है क्या, तो इन चीज़ों के बारे में आप चाहे तो प्ले लिस्ट में खोटा का कुछ वीडियो डाला गया है, आप वो मेरे वीडियो को भी देखकर खोटा का बेसिक समझ बना सकते हैं। खोटा लिखते कैसे हैं, लोक साहित्य है क्या, शिष्ट साहित्य क्या है, इसके अंतर्गत कौन आते हैं और उनकी विशेषता क्या है, इन चीज़ों का समझ आपको रहना काफ़ी ज़रूरी है। तभी आप खोटा का अच्छा समझ बना सकते हैं और खोटा में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है शिष्ट गीत। अब वहाँ लोकगीत था, यहाँ शिष्ट गीत है। अब शिष्ट गीत और लोकगीत क्या है, बहुत कोई अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले आप अंतर को समझिए। तो मैं एक बेसिकली अंतर बता दे रहा हूँ कि लोकगीत आप देखेंगे तो उसका कोई राइटर नहीं होगा, वो बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। और शिष्ट गीत में देखेंगे तो शिष्ट गीतों का कोई एक खास लेखक होगा और किसी खास कालावधि में ये लिखा गया होगा, और इस पर उस लेखक का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये बेसिक अंतर है, बाकी कुछ और भी इसकी विशेषता देखने को मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ही देख लीजिए, जो कविताएं लिखी गई है एक पथिया डोंगल महुआ, उसके खास लेखक हैं। जो यहाँ पर गीत लिखे गए हैं शिष्ट गीत, वो देखिएगा तो हर गीत के बाद में लेखक का नाम दिया गया है। मतलब ये लोक गीत नहीं, ये शिष्ट गीत है, ये किसी खास लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो आप कुछ शिष्ट गीतों का उदाहरण देख सकते हैं। जो 10 शिष्ट गीत यहाँ पर पढ़ना है, और उसके रेफरेंस में आपको बुक भी मिल जाएगा मार्केट में, आप वो बुक के माध्यम से भी उन गीतों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जो शिष्ट गीत हैं, जो गीत हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, कौन सा गीत, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई प्रश्न आपको यहीं से पूछ दिया जाएगा। तो इन चीज़ों पर आपको कमांड कर लेना है जेएसएससी के एग्ज़ाम के नज़रिए से, वो आपको काफ़ी मदद करेगा। अब यहाँ लोक कथा है। अब लोक कथा, तो यहाँ 10 लोक कथा के बारे में दे दिया है कि इन 10 लोक कथाओं को पढ़ना है। अब लोक कथा है क्या, इसकी विशेषता क्या है, ये सब के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी आ सकता है। अब ये लोक कथाएँ भी काफ़ी आसान है। गांव घर से जुड़ी एक राजा महाराजा
भूत प्रेत इन चीज़ों से जुड़ी एक लोक कथाएँ होती है। और इन लोक कथाओं का जो लिस्ट दिया गया है वो कई लोक कथाएँ आप बचपन में अपने दादाजी से, दादी जी से, नाना से, नानी से, ये कई लोग कथाएँ गांव घर में आपने सुन चुका होगा और काफ़ी आसान होते हैं, काफ़ी बोलिए तो आपके अनुकूल है ये सब चीज़ें। तो ये कोई टफ सिलेबस नहीं है, कोई आपको कठिनाई नहीं होगी इन सब चीज़ों को अध्ययन करने में और समझने में। अब आगे देखेंगे शिष्ट कहानी। शिष्ट कहानी मतलब वैसी कहानी जो किसी खास लेखक के द्वारा लिखा गया हो। आप लोक कथा में देखेंगे इसका कोई राइटर नहीं मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इन लोक कथाओं को कोई एक जगह संकलित करके एक बुक बना दिया गया हो, लेकिन कोई राइटर इसका नहीं मिलेगा। शिष्ट कहानी में आप देखें, शिष्ट कहानी में आप देखेंगे 8 आधुनिक कहानियों को पढ़ना है। उन 8 कहानियों का नाम यहाँ जिक्र कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक कहानियों का नाम जिक्र नहीं बल्कि बुक का ही नाम जिक्र था। जैसे सोंद माटी का सारा कहानी पढ़ना था, छाहर का पूरा कहानी पढ़ना था, इस तरह से वहाँ पर पूरी कहानियों को पढ़ना था। लेकिन यहाँ शिष्ट कहानी में केवल 8 कहानियों को पढ़ना है, तो यहाँ आपको थोड़ा कम कहानियों को पढ़ना है पहले की तुलना में। अब नाटक भी देखेंगे तो पहले 4 नाटक पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ चाबी काठी नाटक जो कि श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है, सिर्फ एक ही नाटक को पढ़ना है। तो यहाँ भी छोटा सिलेबस है। साहित्यिक निबंध में देखिएगा तो पहले आपको खोटा निबंध के सारे निबंध को पढ़ना था, लेकिन अब यहाँ केवल 2 निबंध को पढ़ना है। यहाँ गलती से 8 साहित्यिक निबंध लिख दिया है, लेकिन आपको 8 नहीं केवल 2 निबंध को पढ़ना है। तो यहाँ भी आपको कम मेहनत करना होगा। अब नीचे जो 5वां टॉपिक दिया है खोटा के साहित्यकारों के बारे में, वो आपको अध्ययन करना है। और ये जो खोटा के साहित्यकारों के बारे में अध्ययन करेंगे वो आपको जेएसएससी के हर एग्जाम के साथ साथ आपको जेपीएससी में काम देने वाला है। और जेपीएससी में कम से कम तो 20 से 25 मार्क्स का आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। खोटा के जो साहित्यकार हैं, लेखक परिचय हैं उससे, तो खोटा के लेखक और साहित्यकारों के बारे में लगभग 3 से 4-5 प्रश्न तक लगभग पूछ दिए जाते हैं। तो आपको खोटा के साहित्यकारों के बेसिक लेखक परिचय के बारे में आपको अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है, और वो आपको जेएसएससी के साथ साथ जेपीएससी में भी काम देगा। अब अगर हम ओवरऑल सिलेबस को देखें पहले की तुलना में, तो पहले की तुलना में अब का सिलेबस मेरे हिसाब से, अगर आप अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से पहले का सिलेबस से अब का सिलेबस छोटा है। आपको हैरानी अगर हो रही होगी तो यकीन मानिए छोटा है। छोटा इसलिए है क्योंकि अगर पहले का सारा कहानी को लिख दिया जाए, सारा कविता को इस तरह से लिख दिया जाए जिस तरह से अभी सूची दिया गया है, तो मेरे ख्याल से सिलेबस 15 से 20 पेज का बन जाता। लेकिन अब सारे कहानियों का जिक्र कर दिया है, सारे गीतों को जिक्र कर दिया है, सारे नाटकों को जिक्र कर दिया है, फिर भी सिलेबस 2 से 3 पेज में कंप्लीट हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से खोटा का सिलेबस छोटा है अगर आप सही दृष्टिकोण से इस सिलेबस को देखें तो। अब बात करते हैं हम कि ये सिलेबस कठिन है या आसान पहले की तुलना में। पहले की तुलना में ये सिलेबस आसान है या कठिन, अगर इस बात का अगर हम चर्चा करें तो मेरे ख्याल से जिस क्षेत्र में खोटा बोली जाती है, जिसको खोटा की एक बेसिक समझ है, जो खोटा भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसके लिए ये सिलेबस पहले की तुलना में आसान है। भले आपने 4 साल उस सिलेबस को पढ़ा होगा, लेकिन ये सिलेबस आसान है। अब आपको एक बार इस पर मेहनत करनी होगी, लेकिन उससे कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कहानी थे, बहुत सारे कविताएं थे, बहुत कुछ था। तो ऐसे में सब चीज़ों को याद रखना, आप खुद एहसास कर रहे होंगे कि खोटा सिलेबस को 4 सालों में कई बार पढ़े होंगे, कई बार भूले होंगे, कई बार पढ़े होंगे, कई बार भूले होंगे। तो मेरे ख्याल से ये सिलेबस उनके लिए आसान है जो खोटा की समझ रखते हैं, जो खोटा भाषी क्षेत्र से आते हैं,
जिनको खोरठा में दिलचस्पी है वो आसानी से इस सिलेबस को पूरा करेंगे और मेरे ख्याल से अच्छा मार्क्स भी लाएंगे इस सिलेबस में। तो आपको परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जारी रखें। उम्मीद है आप जो अन्य क्षेत्रीय भाषा है या तो और भी लैंग्वेज है उसको आप बेहतरीन तरीके से जेएसएससी के एग्ज़ाम में चुनौती देंगे और आप अच्छा मार्क्स हासिल करके आप अपनी सफलता को भी सुनिश्चित करेंगे। तो मैं आज बेसिकली इसी बात पर वीडियो बना रहा था। उम्मीद है आपको सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा और आपको तैयारी की रणनीति में भी क्या करनी है वो भी आपको समझ आया होगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।